प्रारंभ करते हैं मुग़ल बादशाह बाबर के बारे में, जो भारत में मुग़ल वंश की नींव डालता है। ये भारत की स्थिति है 1530 ईस्वी का भारत। और अब बात करते हैं इसके प्रारंभिक जीवन के बारे में। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में 14 फरवरी को फरगाना में हुआ था। इसके पिता थे उमर शेख, वहाँ के शासक थे, और यह तैमूर और मंगोल नेता चंगेज के वंशज थे। पितृपक्ष पिता की तरफ से तैमूर का 5वां वंशज था और माता इसकी थी कुतुलुग निगार खानम। कुतुलुग निगार खानम की ओर से ये चंगेज का 14वां वंशज था। इसका कुटुंब था तुर्की जाति के चगताई तुर्की जाति के चगताई थे। और इसके बड़े भाई थे अहमद मिर्ज़ा। ये अहमद मिर्ज़ा उमर शेख के भाई थे, और इन दोनों भाइयों में बनती नहीं थी, आपस में बैठती नहीं थी, एक दूसरे का विरोधी थे। और जो अहमद मिर्ज़ा था वह समरकंद बुखारा का शासक था। एक दिन जब उमर शेख यानी बाबर का पिता कबूतर उड़ा रहा था, उसी समय उसके ऊपर मकान गिर गया और उसकी मृत्यु हो जाती है 8 जून 1494 ईस्वी को। इस समय बाबर की उम्र होती है 11 वर्ष और 4 महीने। अब यह सिंहासन के लिए उत्तरदायी हो जाता है। जब ये सिंहासन पर बैठता है, इस समय इसका साथ देने के लिए इसकी दादी एहसान दौलत बेगम ने सहायता दी इसको। और अब इसको सबसे बड़ी दिक्कत थी अपने चाचा से, जो बनती नहीं थी, अहमद मिर्ज़ा से। और इस समय इसके 2 विरोधी थे, शत्रु थे। एक तो चाचा अहमद मिर्ज़ा और दूसरा इसका मामा महमूद खां। लेकिन इसकी दादी एहसान दौलत बेगम के दृढ़ निश्चय और उन समर्थकों को साथ लेने की जो चलने की स्थिति थी, उसके कारण इसके साथ बहुत सारे लोग हो गए। तो इसके राज्य पर जब ये दोनों आक्रमण करते हैं, चाचा और मामा, तो यह दृढ़ता से तैयार होके जाता है। लेकिन उसी समय इसके चाचा अहमद मिर्ज़ा बीमार हो जाते हैं, और बीमार होने के बाद यह भी देखते हैं कि बाबर की स्थिति अच्छी है, वे वापस लौट जाते हैं, इसके देश पे आक्रमण नहीं करते। और मामा भी यही स्थिति देख करके लौट जाते हैं। अब यह स्थिति बनने के बाद जो आक्रमणकारियों से फरगान बच गया, अब
बाबर अपनी स्थिति को दृढ़ करना प्रारंभ कर देता है। इसी समय उसके चाचा अहमद मिर्ज़ा जुलाई 1494 ईस्वी में मर जाते हैं और उनके बेटों में गृह युद्ध आरंभ हो जाता है। इसको मौका मिल जाता है तैमूरों की राजधानी समरकंद पर आक्रमण करने की, उसके सिंहासन पर बैठने की, जो इसके चाचा के अधीन था। और चाचा के मरने के बाद इसने आक्रमण किया और बाबर पहली बार में सफलता नहीं मिली, लेकिन दूसरी बार यह सफल हुआ और सिंहासन पर जा बैठा। लेकिन 100 दिन तक ही यह साध पूरी हो पाई। 100 दिन बाद इसे वापस लौटना पड़ता है, क्योंकि फरगाना में विद्रोह हो गया। फरगाना ये रहने वाला और समरकंद पर जाके वहाँ बैठा था। अब जहाँ से गया था वहीं भी विद्रोह हो गया, तो इसे लौटना पड़ा। और लौटने पे पता लगा कि यहाँ विद्रोहियों ने बहुत सारे क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है। और वहाँ के लौटने से वहाँ भी देखा कि वो सब लोगों ने कब्जा कर लिया। तो यह अपनी डायरी में लिखता है कि मुझ पर बड़ी विपत्ति का समय आ गया था और मैं बिना रोए नहीं रह सका। यह अब गृह विहीन खानाबदोश बन गया था और केवल 200 अनुयायी ही इसके पास रह गए थे। तो ये समरकंद की लालच में ऐसी स्थिति इसकी आई थी। लेकिन प्रयास करते करते 1498 में, 4 साल बाद लगभग, तो 2 साल बाद एक बार जीत लिया था, उसके 2 साल बाद 98 में, 96 में जीत लिया था, बैठ गया था। 98 में फिर से इसको मौका मिल जाता है और फिर ये जाकर के फरगान पर सिंहासन पर बैठ जाता है। 1500 ईस्वी में फिर इसके हाथ से फरगान निकल जाता है, जो इसका पैतृक राज्य है। और फिर 1501 में ये समरकंद विजय जीतना चाहता है और वहाँ के जो समरकंद था, जब इसके चाचा मर गए थे, उसके बाद सैबानी खां के आधिपत्य में था, वहाँ राजा बने थे। तो सैबानियों से ये लड़ता था। तो ऐसी कई बार स्थिति आती है कि ये जीतता है फिर हारता है। लगभग तीसरी बार ये फिर सैबानियों से अपनी बहन का विवाह कर देता है और इसके बाद वो वहाँ फिर नहीं ध्यान देता, उस साइड से छोड़ देता है समरकंद जीतने की इच्छा और फिर लग जाता है अपने राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए। सैबानियों ने जो समरकंद पर अधिकार किए थे, उन्होंने काबुल पर अधिकार कर लिया था, ट्रांसाक्सियाना के पूरे क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था और काबुल में खुसरो शाह को हराया था, जो वहाँ पर गवर्नर था। अब खुसरो शाह के जो लोग थे वह सब आकर के बाबर से मिल जाते हैं और अब बाबर को मौका मिल जाता है काबुल पर आक्रमण करने का और कब्जा करने का। और यह एक अच्छा समय उसके लिए आया। काबुल पर इस समय मुकीम अरगों का अधिकार हो गया था और उसने बाबर के चाचा उलुग बेग मिर्ज़ा के बेटे अब्दुल रज्जाक को वहाँ से निकाल बाहर किया था। काबुल विजय का जो सुयोग है, अच्छी स्थिति आई, वो 1504 ईस्वी में आती है। बाबर ने लिखा है कि दूसरी रवि यानी अक्टूबर 1504 ईस्वी के अंतिम 10 दिन में बिना लड़ाई के, बिना किसी प्रयत्न के और सर्वशक्तिमान परमात्मा की असीम अनुकंपा से मैंने काबुल और गजनी तथा इनके अंतर्गत अन्य जिलों पर अधिकार कर लिया। और यह एक इसके लिए बहुत बड़े गर्व की बात थी कि इतना बड़ा अधिकार कर लिया। और 1507 ईस्वी में इसने पहले इसके पूर्वज जो थे ये मिर्ज़ा की उपाधि लेते थे। ये ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए भी, 1507 ईस्वी में इसके पूर्वज मिर्ज़ा की उपाधि लेते थे, इसने उसे छोड़ करके बादशाह की उपाधि धारण की 1507 में। और इसी साल उसने कंधार जीत लिया
यद्यपि वो कुछ दिनों में ही निकल गया। और मार्च 1508 में उसकी तीसरी पत्नी महिमा के गर्भ से सबसे बड़े पुत्र हुमायूं का जन्म हुआ 1508 में। 1507 में अपने को बादशाह की उपाधि लेता है और 1508 में हुमायूं का जन्म होता है पत्नी महिमा के गर्भ से, यानी हुमायूं की माँ महिमा होती है। 1510 ईस्वी में सैवानी खां का ईरान के शाह इस्माइल सफवी से लड़ाई होती है और उसमें सैवानी खां मारा जाता है। इसके मारे जाने के बाद बाबर के लिए यह अच्छा मौका मिला और उसने शाह इस्माइल से संधि की और समरकंद विजय प्राप्त कर ली और 1511 में बुखारा और खुरासान को भी अधिकार में ले लिया। अब बाबर का जो राज्य था वो ताशकंद, कुंदुज, हिसार, समरकंद, बुखारा, फरगान, ये पूरे क्षेत्र इसके अधिकार में आ गए थे। आप मैप में देख सकते हैं इनकी स्थिति कि यह सब अफ़गानिस्तान, ईरान, आधुनिक आज के पाकिस्तान, इस एरिया में दिखाई देते हैं क्षेत्र। इन पूरे क्षेत्रों पर इसने अधिकार कर लिया और अब इसके बाद यहाँ का फिर शासक बन जाता है जिसकी अभिलाषा हमेशा रहती थी कि समरकंद पर अधिकार करें। 1513 में वो काबुल लौट आता है क्योंकि समरकंद से फिर लड़ाई होती है समरकंद में 1512 में और ये हार जाता है। वहाँ इस समय एक नेता बन के आया उबैदुल्ला खां, उससे हार जाता है और हार करके फिर ये भाग के वापस आता है और 13 में फिर काबुल पहुंच जाता है। यह जो समरकंद से पराजित होकर हटने का मुख्य कारण था वो ईरान के शाह की प्रेरणा और उसका शिया मत अपनाना था, इसलिए ये वहाँ सहयोग नहीं पाए और अधिकतर वहाँ सुन्नी थे, उन्हें यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। ईरान के शाह के साथ किए गए एक समझौते के अनुसार राज्य में शिया मत का प्रचार करना आवश्यक था और 1512 में समरकंद से हटने पर पूर्वजों के राज्य की प्राप्ति के प्रयत्न भी समाप्त हो गए। अब वह भारत की तरफ ध्यान देने लगता है। समरकंद पर इसका बार बार अभियान होता है और बार बार ये जीतता हारता रहता। ध्यान रखना है समरकंद पर अस्थायी रूप से नहीं रह सका कभी भी और हमेशा उसके लिए युद्ध होता रहा। तो अब भारत के अभियान की ओर चलता है ये। अभी तक इसने अनेक लड़ाइयाँ लड़ ली। उसके विरोधी तुर्क, मंगोल, उज़्बेक, ईरानी और अफ़गानी ये सब लोग थे और उसका परिणाम यह निकला कि बाबर को सैनिक चालों और चतुराइयों का खूब अंदाज हो गया। इसने उज़्बेकों से तुलुगमा का प्रयोग सीखा। तुलुगमा सेना का वह भाग था जो सेना के दाहिने और बाएं भाग के किनारे पर खड़ा रहता था और चक्कर काटकर शत्रु के पीछे से हमला करता था। मंगोल और अफ़गानों से उसने एक और तो सेना को छिपा कर रखने की चाल सीखी और दूसरी ओर प्रलोभन द्वारा शत्रु को पूर्व योजना के अनुसार सेना सामग्री से संपन्न भीषण व्यूह की ओर अग्रसर कर उस पर चारों ओर से आक्रमण करने की नीति सीखी। ईरानियों से उसने बंदूक के प्रयोग को सीखा। अपने सजातीय तुर्कों से उसने
गतिशील अश्वारोहिणी का संचालन सीखा। यानी अलग अलग लोगों से लड़ने से उसने बहुत अनुभव ले लिए। इसमें ध्यान रखना है उज़्बेकों से जो तुलुगमा सीखता है। तुलुगमा इसका सबसे बहुत काम करने वाला सेना का एक तरीका था, बहुत ही उसका उपयोगी रहा। आगे भी इसने कई बार प्रयोग किए। और मंगोलों अफ़गानों का जो सेना को छिपाना और फिर तेज़ी से आक्रमण करना, ये सीखना। ईरान से बंदूक को सीखना, और अश्वारोहण का तो इसके तुर्कों में पहले से था। इस तरह के सब सीख लेता है, तब यह भारत की तरफ अब ध्यान लगाता है। 1514 से और 1519 में इसमें इसे उस्ताद अली नामक एक तुर्क तोपची मिल गया और उसे इसने तोपखाने का अध्यक्ष बना दिया। इस व्यक्ति ने बाबर के तोप निर्माण का कार्य बहुत अच्छा सा किया और उसके संचालन की विधि भी अच्छे से दी। वो विस्फोटक शस्त्रों का प्रयोग ईरानियों ने कैंटिनोपोल के तुर्कों से सीखा था। तो बाबर ने इस कला को ईरानियों से ले लिया और कुछ वर्षों बाद मुस्तफ़ा नामक एक और व्यक्ति था, उससे भी तुर्क तोप विशेषज्ञ के रूप में सेवाएं उसे ली, उससे मिल गया इसको, और बहुत सारी तोपें और बंदूकें तैयार कराई। अब भारत की ओर यह अभियान करना प्रारंभ करता है। 1519 के आरंभ में भारत की तरफ यह पहला अभियान करता है। 1519, ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए, 1519 में पहला अभियान होता है भारत की तरफ यह, और यह यूसुफ जई जाति के विरुद्ध किया गया था। छोटी सी जात थी, उसके ऊपर इन्होंने आक्रमण किया और स्वाभाविक था, ये बड़ा सशक्त था और उसे जीत मिलना ही था। जीतने के बाद बाबर ने यहाँ बहुत कत्लेआम करवाया था और फिर बाजौर दुर्ग पर अधिकार कर लिया। इसके बाद यह झेलम के तटवर्ती क्षेत्र की तरफ बढ़ता है और वहाँ आक्रमण करता है और फिर भेरा से खुशाब पर अधिकार करता है। उसके बाद वो पंजाब की तरफ चलता है और पंजाब को ये मानता था कि हमारे पूर्वज कभी आए थे यहाँ, तो ये सोचता था कि हमारा अधिकार है। इसलिए उसने वहाँ दौलत खां लोदी के पास दूत भेजा। दौलत खां लोदी ने उसके राजपूत को लाहौर में बंदी बना लिया और बाबर को अपने संदेश का कोई मतलब नहीं रहा। उसने संदेश उसके माध्यम से भिजवाया था कि वो अधिकार स्वीकार करे, और इस तरह से वह पहुंच जाता है यहाँ पंजाब के पास। अब ये दूसरा आक्रमण करता है भारत पर। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में इसके आगे की कहानी चालू करेंगे। तब तक के लिए बस यहीं पर रोकते हैं। धन्यवाद।